एक कौन सा लेक्चर रहेगा? इज इट लेक्चर नंबर 12? यस। एक कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट? मतलब एसिड ग्रुप, राइट? और इसमें अगर बेस डालते हैं तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी गुड। बट ए बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए कहाँ जाएगा? यहाँ इस कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, या इसके साथ काम करेगा? वेरी गुड। नाम ही था फंक्शनल ग्रुप, राइट? इसका मतलब एक्चुअल में कोई अगर आपसे पूछ देगा कि ठीक है फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ने जा रहे हैं, बट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, तो पूरे कंपाउंड में, पूरे मॉलिक्यूल में एटम और ग्रुप ऑफ एटम, दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, राइट? मतलब एक कार्बन के साथ तो जाकर रिएक्शन करेगा नहीं, तो इस पूरे कंपाउंड में साइट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन होने का जगह क्या ए है या ए है? क्या है? तभी तो उसका नाम दिया गया फंक्शनल ग्रुप, साइट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट? तो एक लाइन लिखिए, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड property of molecule, atom or group of atoms which decide property of molecule. और उसमें ऐसे दिखा दीजिएगा, यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया तो एक मेरा क्या है, साइट ऑफ रिएक्शन है, करेक्ट? हो गया ना? ओके एवरीवन, अब यहां देखिए, नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है बताइए तो? सर इन जनरल 3 होता है, राइट? नाइट्रोजन का वैलेंसी किनका आंसर 5 है? क्या नाम है? नीलव। कहीं पे नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 रहेगा तो वो भेजना है मुझे। क्यों हो सकता है? नहीं, 4 तो होता है NH4 प्लस, बट 5 नहीं हो सकता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट बिकॉज, अभी पढ़ाएंगे आपको, बिकॉज नाइट्रोजन का एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस और पी ब्लॉक की, एस और पी सबसेल होता है। अब दोनों मिलाकर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। दिस आर द पार्ट ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग, राइट? उसके नीचे जो फास्फोरस है उसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पॉसिबल है, उसका वैलेंसी 5 और 3 दोनों हो सकता है। इज इट राइट?
एनीवे मतलब कोई बात नहीं, आपको जो आप एक्चुअली कुछ तो आपके दिमाग में आ रहा था, तो पूछने से या बोलने से और भी क्लियर हो जाएगा। तो वैलेंसी नाइट्रोजन का इन जनरल 3 होता है, 4 भी हो सकता है, बट जनरली न्यूट्रल नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, राइट। अब यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दे दिया, तो अब इस पार्ट का वैलेंसी क्या होगा? O1 होगा। इसका मतलब है, देखिए आप लोग तो बोलते हैं ना कि सर सल्फेट का, तो सल्फेट का वैलेंसी भी, तो सल्फेट क्या कोई एक एलिमेंट है या ग्रुप ऑफ एटम है? ग्रुप ऑफ एटम है, तो जैसे किसी एक एटम का वैलेंसी होता है वैसे ही ग्रुप ऑफ एटम का भी वैलेंसी हो सकता है, राइट। दैट्स वाई NH2 को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, बट अगर इसी को मैंने ऐसे फंक्शनल ग्रुप बना दिया तो अब इसको क्या बोलेंगे? डाइवैलेंट या मोनोवैलेंट? मोनोवैलेंट, करेक्ट ना? सिर्फ सुन रहे हैं या लिख भी रहे हैं? फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इज इट राइट? चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो जस्ट अभी कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, बाद में कैटेगराइज कर रहे हैं, करेंगे। ए है अल्डिहाइडी ग्रुप, ओके ना? इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के बाद क्या बोलेंगे? अल्डिहाइडी ग्रुप, अल्डिहाइड, करेक्ट। सबको रिस्पॉन्ड करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ ना बोलना है। तो इसे बोलते हैं अल्डिहाइडी ग्रुप। इसका वैलेंसी, ऐसे कार्बन का वैलेंसी तो 4 होता है, बट नहीं लगता है कि यहाँ पे, तो सर इसका वैलेंसी देखने के लिए किसको देखेंगे? तो जहाँ से बॉन्ड हटा हुआ रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे फेसिंग एटम। क्या, कौन सा एटम? फेसिंग एटम। फेसिंग, तो सर फेसिंग एटम का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? फेसिंग एटम का मतलब है कि कोई बाहर से आकर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के तरफ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, या कार्बन के साथ बनाएगा? किसका वैलेंसी बचा हुआ है? कार्बन का। यहां से बॉन्ड को लीव किया गया, राइट। और कार्बन का वैलेंसी होता कितना है? 4। 3 वैलेंसी तो कार्बन का सेटिस्फाई है अंदर में, एक ही वैलेंसी तो बाकी है। दैट्स वाई अल्डिहाइड को क्या बोलेंगे? डाइवैलेंट या मोनोवैलेंट? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, राइट। बट यहां देखिए, तो जो भी इसके साथ कोई ग्रुप जाकर बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो उसको किसको फेस करना पड़ेगा? कार्बन को। तो इस टाइप का मोनो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसका फेसिंग एटम कार्बन हो, उसको हम लोग अपने तरफ से एक नाम देंगे, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। ओके एवरीवन। तो अल्डिहाइड आज के बाद मोनोवैलेंट तो है ही, लेकिन इसका एक अलग नाम दिया है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। इज इट राइट? हाँ, वही तो समझा रहा हूँ। अल्डिहाइड दे दिया ना। अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने देखा दिया है। लिखना सही रहेगा? तो फिर कैसे लिखिएगा? ऐसे लिखिएगा, राइट। किस तरफ से बॉन्ड छूटा हुआ है, बॉन्ड बनाने के लिए जगह खाली है? लेफ्ट साइड से। और कितना लाइन दिए हैं? 2 लाइन क्यों दिया? एक ही लाइन क्यों दे दिया? एक लाइन क्यों दिया? वही तो मेरा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन के, यस 4 है और 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गया है, एक ही वैलेंसी तो यहाँ पे बाकी रहा, इसलिए एक लाइन दिखा रहे हैं, राइट। तो ये 1 लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी एक इसके पास 1 बॉन्ड बनाना बाकी रह गया है। 1 बॉन्ड बनाना बाकी रह गया, मतलब इसका एक वैलेंसी इसके हाथ में है, किसी के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, और एक ही अगर 1 वैलेंसी बचा हुआ है तो उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट, करेक्ट। क्लियर?
हाँ, ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर। क्या बोले? आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगला 2 साल तक तो यही होगा, यही रहेगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ऐसे लिख रहे हैं तो चीज़ों को हाइड करके लिख रहे हैं, ऐसी को स्ट्रक्चर वाइज ऐसे लिख रहे हैं, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट इसमें एक चीज़ छिपा हुआ रहेगा कि किस ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बनाया। तो ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बनाए हुए, कार्बन 2, और हाइड्रोजन के साथ 1। देखिए तो मेरा साउंड जा रहा है? वहाँ से कुछ किए क्या? हेलो एवरीवन, ओके। अब यहाँ देखिएगा, मैं कैटेगराइज कर लूँगा, पहले देख लेते हैं। OH को कैसा फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे? OH को तो अल्कोहल बोलते हैं, कैसा फंक्शनल ग्रुप, डाईवैलेंट या मोनोवैलेंट? वेरी गुड, अल्कोहल तो है ही मोनोवैलेंट, राइट। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और इसका फेसिंग एटम कोई बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? देखो तो एक और वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस, ओके, इसका मतलब कार्बन के साथ नहीं बनाएगा, राइट। कार्बन नहीं है इसके पास, तो इस टाइप के ग्रुप को बोलेंगे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, विथ या विदाउट, विदाउट कार्बन एज व्हाट, एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो आपको इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाएगा। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच एंड मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। ओके, यहां देखिए, इसको क्या, ये क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? लिखे हैं ना आज। एक मिनट। तो आज के बाद ऑक्साइड मेरा फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं रहेगा। बोलिए, जो ऑक्साइड बोले वो अपना गलती सुधारिए। तो डोनाल्ड कौन बोले हैं? हाँ डोनाल्ड। तो आज के बाद ऑक्साइड नहीं बोलेंगे, इसको ईथर बोलेंगे, राइट। इसलिए ऑक्साइड अपने लाइफ से हटाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ईथर रहेगा। अगर इस टाइप का इधर रहेगा तो, राइट। इसमें एक मिनट लेट में फिनिश, लेट में जब मैं बोलता रहूँगा तब बीच में थोड़ा मुझे बोलने दीजिएगा, फुल स्टॉप लगाएंगे तो फिर क्वेश्चन पूछिएगा। इसके दोनों तरफ लाइन है, राइट। इसका मतलब आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में अगर सैंडविच रहता है, राइट। कितना कार्बन के बीच में? ये अगर R1 है या R2 है तो उस टाइम पे हम लोग इस फंक्शनल ग्रुप को बोलेंगे ईथर। क्या बोलना है? दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड इज ईथर। और ईथर मोनोवैलेंट या डाईवैलेंट? डाईवैलेंट रहेगा, करेक्ट। हाँ बोलिए, अब आप लोग बोलिए, कुछ डाउट पूछ रहे थे। जल्दी बोलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिनका डाउट है टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा डाउट है? डाउट पूछ के चुप नहीं रहना। जब मैं बोलूँगा कि किनका क्या डाउट है, क्या पूछना चाह रहे थे, प्लीज़ बोलिएगा। तो आज के बाद अगर ईथर कोई पूछेगा कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप का क्या क्वालिटी है, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये ईथर ही है, क्या बोलना है? इफ ऑक्सीजन सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन एटम, राइट। तो यहां देखिए,
ये ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच है, क्या इसको ईथर बोलेंगे? क्यों? ये भी तो 2 कार्बन के बीच सैंडविच है। कार्बोक्सिलिक एसिड है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, वही तो क्लियर करना चाह रहे हैं। अब जो स्टार्ट हुआ है कि बोलते क्या हैं। आज के बाद एक का इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। बोली तो यस, कार्बोनाइल ग्रुप, करेक्ट। तो 2 एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल ए लिए हैं और एक एग्जाम्पल ए लिए हैं, करेक्ट ना। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यस, इसको बोलते हैं ईथर। तो ईथर कोई पूछेगा तो बोलना है कि इफ कंपाउंड इन विच ऑक्सीजन सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन बट नो कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन, राइट। उन दोनों कार्बन में से कोई भी कार्बन क्या नहीं होना चाहिए? कार्बोनाइल कार्बन नहीं होना चाहिए। अगर कार्बोनाइल कार्बन होगा तो ईथर के जगह पे उसको एस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्टर, करेक्ट ना। तो ये है ईथर और ये है एस्टर। बाद में इसको जिसका राइट टाइम आएगा तो मैं खुद वहां पर डिफरेंशियल लिखवा दूंगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम, एग्री। तो यहां पे ही देख लीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे? एस्टर। एस्टर बोलने का डिफिनेशन क्या रहेगा? किसी मॉलिक्यूल में अगर 2 ऑक्सीजन है, उसमें से अगर वन ऑफ द ऑक्सीजन सैंडविच बिटवीन 2 कार्बन एंड वन ऑफ द कार्बन इज कार्बोनाइल कार्बन, तो उस पूरे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे एस्टर ग्रुप। चलिए, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे आपको कैटेगराइज करके दिखाना था कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिए हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे दोबारा लिखने का रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना? यस, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, बाकी तो सब मॉलिक्यूल का पार्ट है, राइट। जैसे यहाँ देखिए, ये एसिड, ये क्या है? पूरा कंपाउंड का नाम एसिड है, बट इस पूरे कंपाउंड में दिस पार्ट इज द फंक्शनल ग्रुप, राइट। एनीवे, तो देखिए मैंने पूरे फंक्शनल ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोनोवैलेंट, यहां से लिखना स्टार्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप, एंड डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो आपके पास लिस्ट है, मुझे डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है वो बताइए। कौन कौन सा डाइवैलेंट है? एक तो कीटोन रहा होगा, एक ईथर रहा होगा, राइट, और एक एसिड एनहाइड्राइड रहा होगा। और देखिए, तो और कोई है जो लगता है कि डाइवैलेंट है? तो मुझे था कि और कोई नहीं है, राइट। ओके, और अगर देख लीजिएगा रहेगा तो हम लोग काम कर लेंगे। मोनोवैलेंट कौन कौन सा है? यहां देखते रहना है, सब लिखेंगे। देखिए सब में एक ही लाइन यहां पे छोड़ा हुआ है, राइट।
और बोलना है, और कौन कौन सा है? एसिड हो गया, एस्टर हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, अल्डिहाइड हो गया, नाइट्राइल, नाइट्राइल इज दिस वन स्टूडेंट, और आइसो नाइट्राइल इज दिस वन। और कौन सा? बोलिए बोलिए बोलिए, बोलना है, इसलिए तो पहले भेजे थे। एमाइड इज दिस वन। और आपने बोला एसिड क्लोराइड, राइट? तो एसिड क्लोराइड से भी ज़्यादा जनरलाइज मैं लिख दिया हूँ एसिड हैलाइड, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। ओके एवरीवन, एसिड क्लोराइड बड़ा ग्रुप हो जाएगा या एसिड हैलाइड बोलना बड़ा रहेगा? क्योंकि इसके अंदर एसिड क्लोराइड भी रहेगा, एसिड ब्रोमाइड भी रहेगा, एसिड आयोडाइड भी रहेगा। इज इट राइट? तो बड़ा चीज़ हो गया। और बोली तो जो नाइट्रो तो यहाँ पे लिख दिए हैं, और कोई है तो बोलिए। अच्छा 16 हो गए। ओके वेरी गुड। मतलब मोटा मोटी तो इसका मतलब है कि सर इसी 16 पे हम लोग को काम करते रहना है, इतना ही तो है, राइट? रोजा बरुआ यहाँ देखिए ज्वाइन किए हुए हैं, वेरी गुड। मुझे हेल्प कीजिए तो कि इसमें कौन कौन सा, ऑल आर मोनोवैलेंट, राइट? कौन कौन सा मोनोवैलेंट है जिसमें कार्बन को पहले फेस करना पड़ेगा? मुझे कैटेगराइज करना है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। नाम बोलते रहे, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं, इसको एस्टर बोलते हैं, राइट? ऐसे बोलना है सर, अल्डिहाइड, एस्टर, एसिड, राइट, नाइट्राइल, उसके बाद एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी रिटन, फिर एमाइड, राइट? और एनीवन? ओके, तो दीज आर द मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। एग्री ना? नाउ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। नॉमेनक्लेचर का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं अभी नहीं स्टार्ट करना है, मैं जब गाइड करूंगा कैसे शॉर्ट नोट्स बनाना है तो बनाइएगा, ठीक है? अब बताइए इस कैटेगरी में कौन कौन आएगा? मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस कैटेगरी में कौन कौन सा? अल्कोहल, नाम बोलते रहिए, थायोल, सल्फोनिक एसिड, नाउ और NO2, राइट? हेलोजन, हेलो, और उसके बाद NH2, इज राइट? नाइट्रो तो हो गया ना, NO2 को ही नाइट्रो बोलते हैं। हाँ, और उसके बाद NH2 और कोई NC, राइट? चलिए हो गया, देखिए तो या और कोई बचा हुआ है? जल्दी देखना है, इतना देर तो देखने में लगा दीजिएगा। इज इट ओके? ओके, तो भाई पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कैटेगराइज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस। इज इट राइट? पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उसको दो कैटेगरी, एक मोनोवैलेंट, एक डाइवैलेंट। मोनोवैलेंट में भी दो कैटेगरी, विथ और विदाउट, करेक्ट? तो एक्चुअल में इतना सिस्टमेटिक कैटेगराइज करने का कुछ तो वजह रहा होगा। तो वजह वो एक क्लियर वजह ये था कि
कि एक्चुअल में ये जो पूरा सेक्शन है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, इसका 80% रूल कॉमन है। कितना परसेंट कॉमन रहेगा? 80% कॉमन रहेगा। यस, और इसका भी 80% रूल कॉमन रहेगा। तो कॉमन रूल को हम लोग पहले एक जगह लिख लेंगे, बात करेक्ट। अब लिखिए, हेडिंग बनाइए, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, nomenclature of monovalent functional group with carbon as a first point of attach. Nomenclature of monovalent functional group with carbon as a first point of attach. हो गया? कॉमन रूल फर्स्ट लिखिएगा। लिखिए, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम carbon of the functional group and find longest continuous chain, and find longest continuous chain. Yes, numbering starting from where? Tell me. Numbering starting from carbon of the functional group and find longest continuous chain. Which will be the parent chain? Which will be the parent chain giving base name? Base name किसका होता है स्टूडेंट? पेरेंट चेन का होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखिए, बेस नेम डिपेंड्स, सेकेंड पॉइंट, ये सब कॉमन रूल रहेगा। बेस नेम डिपेंड्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, बेस नेम डिपेंड्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन and functional group and functional group. Other rules are same as earlier. Other rules are same as earlier. क्या बोले? एकदम ध्यान से सुनिएगा। नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यहां तक लिख लिया, एंड फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, हो गया। दिस विल बी द पेरेंट चेन गिविंग बेस नेम, दिस विल बी द पेरेंट चेन गिविंग बेस नेम। इज इट ओके? सेकेंड पॉइंट, base name depends on number of carbon atom in parent chain and type of functional group. Correct? A third and most important, other rules are same as earlier. अब किसी का डाउट है other rules are same as earlier में? किनका डाउट है? तो अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर का मतलब ये हुआ कि जितना पहले हाइड्रोकार्बन के लिए पढ़े हैं ना, उन सबको यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट? अगर रिक्वायरमेंट होगा तो देखिए, ये था कॉमन रूल्स किसके लिए? मोनोवैलेंट विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। अब उसमें हम लोग 1 बाय 1 पढ़ूंगा, ठीक है स्टूडेंट? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, इज इट राइट? करेक्ट? ये तो समझ में आ गया। अब यहां देखिए,
देखिए किसको माइनस कर रहे हैं, एन को माइनस कर दिए और ओइक को जोड़ दिए, बताइए तो क्या होगा। यहाँ से इसको हटाना है, इसको जोड़ देना है। सॉरी, ई को हटाना है, एन को नहीं। ई को हटाना है और ओइक को जोड़ देना है इसमें। तो क्या लिखे, अल्केनोइक एसिड, समझ गए। अरे जो अल्का ब्यूटानोइक एसिड, ये जो बोलेंगे यही मेरा बेस नेम रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट, बेस नेम। अच्छा अगर अल्कीन रहता, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि अल्कीन भी है, वहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और तब उसमें एसिड ग्रुप भी है, तब उसको क्या बोलते हैं, अल्कानोइक या अल्कीनोइक, अल्कीनोइक एसिड। सर तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन हम लोग काम कर लेंगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है एवरीवन, ओके। तो नंबरिंग यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सर यहाँ से स्टार्ट करना है, यहीं पे खत्म हो जाएगा, एक ही कार्बन, राइट। तो इसका बेस नेम क्या होगा, अल्का मिथानॉन, इज इट मिथानॉन। अभी सामने लिखे अल्कानोइक, अब बोल रहे हैं मिथानॉन, मिथानोइक बोलिए। और इसका कॉमन नेम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड, याद रहेगा आज के बाद। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एसिड, इज इट राइट। ऑर्गेनिक एसिड में फर्स्ट मेंबर यही है ना। तो इसका बेस आईयूपीएसी नेम क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया मिथानोइक एसिड और कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। कहाँ मिलता है, अच्छा रेड कलर का एंट में, काइंड ऑफ रेड कलर का चीटी में मिलेगा नहीं। देन आज में व्हाट यू थिंक, मतलब सारा चीटी को कलेक्ट करेंगे, किलिंग द चीटी एंड फाइंड आउट द फॉर्मिक एसिड, इज इट राइट। ये पहले के ज़माना का एक, हाँ सोर्स वहाँ पे है नो डाउट। पहले के ज़माना में एक वाइटल थ्योरी था, वाइटल थ्योरी था स्टूडेंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भगवान की देन है, हम लोग नहीं बना सकते हैं, राइट, गॉड गिफ्टेड है, पहले यही लोग सोचा गया था। बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, विच वन इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, अब देखिए आज के डेट में 1,00,000-2 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड बन चुका है। तो उस टाइम पे अगर भगवान का दिन है तो जो नेचुरल सोर्स है उसी में हम लोग खोजते थे। तो फॉर्मिक एसिड का वन ऑफ द सोर्स क्या है कि रेड कलर का एंट जो है उसमें मिलता है। बट आज के डेट में फॉर्मिक एसिड बनाने का बहुत तरीका है आर्टिफिशियल, राइट। तो आज के डेट में आपको चींटी को कलेक्ट करके उसको मारना नहीं पड़ेगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर 1 2, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ पे किसी भी रूल में ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बोला कि लोकेट द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैंने फंक्शनल ग्रुप के नंबर को लोकेट करने के लिए आपको बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि सर नंबरिंग रेफरेंस वही है, वहां से ही स्टार्ट करना है, इज इट राइट। चलिए इसका नाम क्या होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, 2 है, तो नाम क्या हो जाएगा, इथानोइक एसिड, करेक्ट। एंड इट्स कॉमन नेम इज वेरी फेमस, व्हाट इज द कॉमन नेम, एसिटिक एसिड, ओके। विनेगर कॉमन नेम नहीं है, वो तो हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में तो मांगते हैं खाने के लिए, राइट। बट इट्स कॉमन नेम इज एसिटिक एसिड, ओके।
चलिए स्टूडेंट, इसका आयु नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ना 1 2 3 ब्यूटानोइक। क्या बोल रहे हैं? आज संडे है, इसका मतलब ये नहीं कि हॉलीडे पर रहिएगा। प्रोपानोइक एसिड, इज इट राइट? कॉमन नेम प्रोपायोनिक। बोलिए मेरे साथ, समझ गए? याद रहेगा? तो आप सीक्वेंस पकड़ पा रहे हैं? मैं जितना भी 1 एसिड ग्रुप का है उसका आईयूपीएसी नेम, जहाँ तक आपका सिलेबस का पार्ट बनेगा वहाँ तक उसका मैं आईयूपीएसी नेम भी लिख रहा हूँ और कॉमन नेम लिख रहा हूँ, राइट? इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? सर, कार्बन ऑफ द फंक्शन ग्रुप 1 2। वेरी गुड। ब्यूटानोइक एसिड, व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? ब्यूटारिक एसिड। आज बात रट जाएंगे, याद रहेगा? ब्यूटारिक एसिड। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? दिस कार्बन, राइट? 1 2 3 4 5। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम? पेंटानोइक acid. What is the common name, student? Common name is valeric acid. यहाँ देख लीजिएगा, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। चलिए, प्रगति आर्या ज्वाइन किए हुए हैं? डिड यू कवर ऑल द लेक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर? अच्छा, वली 2। तो विद इन वीक कवर ऑल द लेक्चर ऑफ नॉमेनक्लेचर। बहुत टाइम है, अभी तो कोई स्कूलिंग है नहीं आपका, तो जितना भी है 10 लेक्चर, अगर मैं आपके जगह पर होता तो 4 दिन में कवर कर लेता, क्योंकि मुझे पकड़ना रहता टीचर को, राइट? सब कुछ को बैलेंस कीजिए, सुबह से शाम तक वी हैव 24 आवर, तो आपको करने में लिखने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। और 10th से 11th वाले बच्चों के पास बहुत एनर्जी होता है, इसलिए सब ऐसा नहीं कि बस 10 मिनट पढ़ रहे हैं। जनरली ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ होता है। घर पे हैं तो अभी कुछ बच्चों का रहेगा कि 10 हाफ एन आवर पढ़ते हैं, हाफ एन आवर पढ़ने के बाद थोड़ा चाय पी लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं, मतलब एक्चुअल में सीटिंग कैपेसिटी नहीं रहता है। होता ना एकदम बैठ कर 2 आवर इफेक्टिव स्टडी करके उठे, राइट? 1.5 आवर, मतलब ऐसा 1.5 आवर पढ़ कर उठने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कुछ पढ़ा, राइट? कुछ इतने फ्रिकल माइंड होते हैं बच्चे कि मतलब 10 मिनट पढ़ेंगे फिर एक बार घूम कर आएंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे फिर एक बार बालकोनी में घूम कर आएंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे फिर एक बार टीवी देख कर आएंगे। भाई वैसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई करने का मतलब है कि एक बार बैठ गए, क्लास अगर मैं लेता रहूँगा और 10 मिनट क्लास लूँगा, 5 मिनट भागूंगा, 10 मिनट क्लास लूँगा, क्या इफेक्टिव लगेगा? एक बार इन करके तो 1.5 आवर का क्लास लेके निकलेंगे, राइट? तब लगा अच्छा आज कुछ सीखा, राइट? या कुछ सिखाया। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो ऐसा नहीं कि तुम मंथली प्लानिंग कर लीजिए कि 1 मंथ में सर को आराम से लाहे लाहे पकड़ेंगे। ब्रेक का मतलब है कि आप कुछ पढ़कर उठिएगा तब तो ब्रेक लीजिएगा। सुबह जैसे उठ रहे हैं, मेरा रूटीन अगर बोलेंगे कि व्हेन आई ऑलरेडी कवर ऑल द ट्यूशन क्लासेस, मतलब मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ आईआईटी क्रैक करने से 6 मंथ पहले का। 6 में उठता था, 6 बजे, 6:30 में बैठ जाता था पढ़ने के लिए। और जब सारे मैं रहता था बैचलर हॉस्टल में पटना में, हॉस्टल मत कहिए, लॉज कहिए, तो जब बाकी सारे बच्चे जब तक पढ़ सो कर उठते थे तब तक 6:30 से 10:30 तक मेरा 4 आवर का स्टडी हो जाता था। तो सर बीच में ब्रश भर गया था, भाई बीच में ब्रश कर लेंगे 5 मिनट उठकर,
वही मेरा ब्रेक रहेगा, राइट। ऐसा नहीं कि पहले सुबह उठे पूरा आराम से फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, योगा करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद बैठेंगे। आपको पढ़ाई करना ही सब कुछ है अभी, बाद में कभी कर लीजिएगा सारा काम। सब कुछ अच्छा लगता है जब अपना एक सेटलमेंट हो जाता है कहीं पे, ठीक है। वैसे बोलने के लिए होता है कि हाँ पहले ये करो वो करो। तो 4 आवर में 4 आवर अगर आप पढ़ेंगे तो आप, मशीन तो है नहीं कि 100% इफिशियंसी मशीन का भी नहीं होता है, उसमें से हाफ एन आवर माइनस भी करते हैं तो सुबह सुबह 3.5 आवर तो पढ़ाई होगी आपका। उस मतलब जब स्कूलिंग नहीं है तब का मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपना बता दिया। फिर मैं उठूँगा, हाफ एन आवर में थोड़ा बहुत कुछ खाऊँगा, और फिर 11 से कम से कम तो 1:30, तो 11 से 1:30 जोड़िए, 2.5 आवर, तो 3.5 आवर एंड 2.5 आवर कितना हो गया, 6 आवर। 6 आवर हुआ ना, या 7 आवर हो गया, 6 आवर, राइट। तो भाई मैं 2 बजे से पहले 6 आवर पढ़ लिया, अब आराम से उसके बाद लंच करता था और जम कर 1 आवर सोता था, 1.5 आवर। ये मेरा पिछले 20 साल का रूटीन है। नहीं सोऊंगा तो मैं इफेक्टिवली फिर से मुझे सेकेंड हाफ डे में पूरा काम करना है। 3:45 या 4 बजे तक उठ जाता था, और 4 से 6 2 आवर फिर से हो गया। फिर उठा, हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, टी ब्रेक। फिर 6 से लेकर 9, 6:30 से लेकर 9, तो यहाँ तक अगर आप जोड़े होंगे तो ऑलरेडी कितना आवर हो गया होगा, 8 11, राइट, मोटा मोटी 11। और उसके बाद डिनर किया, थोड़ा सा वॉक किया, और उसके बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ गया, 2 आवर, 2.5 आवर, अब 12:30 में बेड पे चला गया। तो अगर मैं डेली थ्रू आउट द ईयर अगर मैं 12 आवर, 13 आवर, 14 आवर पढ़ता हूँ, बट इसमें देखें कहीं पे गॉसिप का जगह नहीं है, राइट, बैठ के किसी से बात कर रहे हैं, तो बात करते भी नहीं थे एक्चुअली, फैक्ट यही है। IIT क्रैक करना था तो मतलब 12-13 आवर में से अगर 2 आवर माइनस 1.5 आवर माइनस में कर दिया, तो भाई कोई अगर 10 आवर 11 आवर 12 आवर, अगर 10 आवर 11 आवर कोई डेली अगर सीरियस स्टडी करता है 6 मंथ तक, 1 ईयर तक, 2 ईयर तक, और इसको तो पक्का होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। मच मच मोर स्टडी होता है, बट दिखाने के लिए नहीं, बिल्कुल स्टडी मतलब स्टडी। उस टाइम पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, मतलब मैं अपना बता दिया। बाकी अभी के जनरेशन को ऐसा बातें हम लोग इम्पोज नहीं कर सकते हैं, बस बता सकते हैं। एनीवे, तो ये है वैलेरिक एसिड। यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 6, इसका IUPAC नेम क्या रहेगा, हेक्सानोइक एसिड। इट्स कॉमन नेम कैप्रोइक एसिड। एक कैप्रोइक एसिड आंसर कौन दिए हैं बताइए। ओके, प्रगति आ रहा है, इसका मतलब आप इसको पढ़े हो, PDF जो भेजे हैं, राइट। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो ये था। तो आज के बाद कार्बन नंबर हम लोग क्या किए थे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, 1 से लेकर 6 तक का आपको रट जाना है। इसका IUPAC नेम भी, IUPAC नेम तो पता ही रहेगा ही, कॉमन नेम भूल सकते हैं। तो पहला 1 एसिड ग्रुप, पहला क्या था, ये 1 कार्बन के एसिड का फॉर्मिक, दूसरा एसिटिक था, राइट, तीसरा प्रोपायोनिक, फोर्थ क्या था ब्यूटारिक, फिफ्थ क्या था वैलेरिक, एंड सिक्स्थ वन इज कैप्रोइक एसिड, इज इट राइट। चलिए, वेरी गुड। ये आज के लिए याद है और अभी अगला 2 साल तक याद रहेगा। एक बार नहीं मारना पड़ेगा भाई अभी जब तक नहीं, कम 5-6 बार इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए सर इतना याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनवा देंगे ना, कैसे शॉर्ट नोट्स बनता है, घबराते क्यों हैं। चलिए, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। नंबरिंग का स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर जाएं,
अभी रुकिए तो सही, इसमें लोग फंसेंगे, बहुत लाइटली लिख देते हैं ना कि अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। तो अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर का मतलब उसको अप्लाई करना है, राइट, सिर्फ लिखना नहीं था। आपको ये पढ़ाया गया था कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर इक्वल देन वी सेलेक्ट दैट पैरेंट चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4 5 दो सिचुएशन है, एक पैरेंट चेन ए भी हो सकता है, इस पैरेंट चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, इसमें भी 5, लेकिन इसको अगर इस तरफ पैरेंट चेन लेते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 1, इस तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज 2, इज इट राइट? तो बोलिए विच पैरेंट चेन शुड बी सेलेक्टेड, दिस वन इज रिजेक्टेड एंड दिस वन इज सेलेक्टेड, करेक्ट ना? अब पहले नाम किसका लिखते हैं, पहले बेस नाम लिख के रेडी हो जाते हैं या पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं? और सब्स्टिट्यूएंट का नाम को कैसे सजाते हैं, न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली? अल्फाबेटिकली। पहले इथाइल लिखें विदार्थी या पहले मिथाइल लिखें, पहले डिसाइड कर लीजिए। ओके 3 इथाइल, उसके बाद 4 मिथाइल, और उसके बाद पेंटानोइक एसिड, लग रही ना? चलिए इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, और आपको एक चीज बताए थे कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन और नाइट्रो ग्रुप, राइट? आप एक मिनट केयरफुली देखो, सबका कुछ ना कुछ हम लोग ग्रुप ऑफ कंपाउंड का नाम लिखे हैं नहीं, बट एक्चुअली पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन और NO2 नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज वी हैव एज सब्स्टिट्यूएंट, ऑलवेज वी हैव एज व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6, इज इट ओके? देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 3। तो सबसे पहले किसका नाम लिखे हैं? 4 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद 5 मिथाइल, उसके बाद नोविक नहीं, हेक्सानोइक, यस। हाँ बोलिए। कोई एक फंक्शन हो रहा है, राइट? इवेंट, वहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है DM साहब वो हैं, अब बाकी उनसे नीचे का ऑफिसर है, तो वहाँ पे मेन कौन? वेरी गुड। अब एक कोई इवेंट हो रहा है जिसमें DM भी है CM भी है, मेन कौन? अब एक और इवेंट हो रहा है जिसमें DM CM और PM तीनों हैं, मेन कौन? भाई तो आगे पढ़ाएंगे। तो एक्चुअल में एक ही कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, लाइक एसिड भी रहेगा, अल्कोहल भी रहेगा, मान लीजिए, राइट? तब सर उसका आइडेंटिटी, उसका बेस नेम मतलब पैरेंट चेन का, राइट? किसके अकॉर्डिंग होगा? तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा। सर हाउ कैन बी डिसाइड कि किसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा, राइट? तो मान लेते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि देखिए एक ही कंपाउंड में एसिड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, इज इट राइट? और मैंने बोल दिया कि एसिड का प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, राइट?
तो सर ये पढ़ेंगे कब? तो ये सब कुछ पहले इंडिविजुअल पढ़ लेंगे, तब आपको हेडिंग देंगे नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, मोनोफंक्शनल या पॉलीफंक्शनल? पॉलीफंक्शनल। बोलिए बायो के स्टूडेंट, प्रोटीन तो पक्का जानते होंगे। ओके, तो प्रोटीन आपको क्या लगता है? प्रोटीन का प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक, कोई बिल्डिंग मकान बनता है तो उसका सबसे छोटा यूनिट 1 ब्रिक होता है, राइट? 1 ब्रिक ना, अब सर ये नहीं कि सर ब्रिक को भी तोड़ देंगे, उससे भी छोटा कर देंगे, मतलब मोटा मोटी एक इन जनरल। तो वैसे ही प्रोटीन का प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है एमिनो एसिड, नॉट सुक्रोज, एमिनो एसिड, एमाइनो एसिड, राइट? और एमिनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड जुड़ते हुए चला जाता है तो वही प्रोटीन बनाता है, और उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। नाम सुने हैं? डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड एंड ऑल दिस। तो ये सब मैं कुछ मैं भी पढ़ाऊँगा, डोंट वरी। तो एमिनो एसिड, तो आप ही बोल रहे हैं एमिनो एसिड, मतलब एमाइन भी रहेगा, एसिड भी रहेगा, राइट? चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4। तो जिनका डाउट था वो क्लियर हो गया कि फंक्शनल, दूसरे फंक्शनल ग्रुप का भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ओके, इसका नाम क्या लिखे हैं? तो सर ये अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो इसका नाम लिखते पेंटानोइक। अब ये डबल बॉन्ड की वजह से इसका नाम हो जाएगा अल्किनोइक। डबल बॉन्ड है ना, अब ये अल्कानोइक बोले या अल्किनोइक? अल्किनोइक। बट एक और आपके सामने एग्जांपल लेते हैं इसी में। तो अब बताइए, इस केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्लेस किया, इस केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्लेस किया, दोनों क्या सेम कंपाउंड रहेगा या डिफरेंट कंपाउंड? डिफरेंट कंपाउंड रहेगा। वजह सर इसमें कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, राइट? ओके, इसका मतलब है कि सर आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे चेंज होने का पॉसिबिलिटी है, इट राइट? दैट्स वाई इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम पहले लिख लेते हैं, इसका नाम रहेगा, यहाँ देखिए 3 पेंटिनोइक। बोलिए तो, वे 3 इंडिकेट व्हाट? इंडिकेट, बोल, वेरी गुड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब हो सकता है कि ऐसे भी स्कूल में पढ़ाया जाए, पेंट 3 इनोइक एसिड, पेंट 3 इनोइक एसिड, करेक्ट? तोड़कर भी। तो अब ये नहीं बोलना है कि सर कौन ज़्यादा करेक्ट है। देखिए कुछ देर के बाद स्टूडेंट बोलेंगे सर ज़्यादा करेक्ट है, भाई उस रेस में जाना नहीं है, बोथ आर इक्वली करेक्ट, करेक्ट? अब ऐसा नहीं कि सर स्कूल के टीचर ये पढ़ा दिए हैं, लगता है कि वही ज़्यादा करेक्ट होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आज क्लास में कि बोथ आर इक्वली करेक्ट, तो आपकी मर्जी है, जिसमें इसमें और इसमें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। तो सर को आपने एक ही लिख देता, दोनों लिखने का, तो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे प्रॉब्लम में आया, क्वेश्चन बैंक में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं करें, दोनों इक्वल है, राइट? चलिए इसका नाम क्या होगा? पेंटानोइक नहीं, पेंटिनोइक, करेक्ट? वी हैव टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। इसको तोड़कर भी तो लिख सकते हैं, पेंट 2 इनोइक एसिड, इज इट राइट? लिखिए, इफ 2 एस, अब केस बनाइएगा, इफ 2 एसिड ग्रुप आर प्रेजेंट, ऐसे, ये कौन सा टैग है? हैशटैग,
मतलब नया बात। इफ टू एसिड ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन बोथ एसिड ग्रुप्स शुड बी इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन। देन बोथ एसिड ग्रुप्स शुड बी इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन। करेक्ट। अगर आज के बाद पूरे कंपाउंड में 2 एसिड ग्रुप रहेगा तो दोनों एसिड ग्रुप को किस में इंक्लूड कर लेना है? पैरेंट चेन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, और नाम क्या हो जाएगा? बेस नेम क्या हो जाएगा? तो सर एक एसिड ग्रुप था तो बेस नेम था अल्कानोइक एसिड। अब 2 एसिड ग्रुप रहेगा तो बेस नेम क्या हो जाएगा? अल्केन डायोइक एसिड। एक था तो क्या रहेगा? अल्कानोइक। 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? अल्केन डायोइक एसिड। इज इट राइट? डाई का मतलब 2 और ओइक का मतलब एसिड, राइट? फॉर एग्जाम्पल नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? नंबरिंग तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? और यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ 2 एसिड ग्रुप आर प्रेजेंट देन बोथ एसिड ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन। इज इट राइट? तो इस केस में इसका मतलब है कि इस केस में वन ऑफ द एसिड के कार्बन से स्टार्ट करना है, दूसरे एसिड के कार्बन पे खत्म करना है। नंबरिंग, राइट? वन ऑफ द एसिड के कार्बन से स्टार्ट करना है और दूसरे एसिड के कार्बन पे खत्म करना है। और मैं आपके जगह पर जब स्टूडेंट रहता तो सर ने ऐसा बोल दिया तो कॉर्नर में फटाक से लिख लेते हैं, वन ऑफ द एसिड से स्टार्ट करना है, दूसरे एसिड के ग्रुप कार्बन पे खत्म करना है, राइट? तो 1 2 इसका मतलब ये मेरा पेरेंट चेन रहेगा। नाम क्या होगा? आईपीसी नेम इथेन। बढ़िया से बोलिए, इथेन डायोइक एसिड। करेक्ट। अरे पता नहीं कि किसी किसी का गांव में उसका इंटरनेशनल नाम कम फेमस होता है, उसका निक नेम बहुत ज़्यादा फेमस होता है, चिंटू पिंटू वाला नहीं। तो इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, इट इज कॉल्ड ऑक्जेल। यस, इस नाम से ज़्यादा फेमस है। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? C2H4 C2H2O4 C2O4H2 कर सकते हैं, H2 लिखे, H2O4 याद रहेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अगर एसिड है ना, इस एसिड का नाम बताइए तो। वेरी गुड, इसको वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। आपने क्या बोला? बोलिए भाई, थोड़ा बोलने के लिए बोलते हैं। सल्फ्यूरिक, लास्ट में ई का आया, राइट? ओके, तो यहाँ से वाटर में डिजॉल्व करेंगे, जो अनायन बनेगा उसका लास्ट में 8 लगाएंगे, जहाँ पे ईक रहेगा उसका लास्ट में 8। एग्री? इसका मतलब इसका नाम सल्फेट आयन, राइट? तो वैसे ही अगर यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक के लास्ट में ईक है ना, C2O4 2 माइनस और 2H प्लस, यहाँ से 2 एसिडिक आयन को अगर रिलीज करते हैं आफ्टर डिजॉल्विंग वाटर, तो इसका नाम क्या रहेगा? ऑक्जेलिक से ऑक्जेलेट, राइट? ऑक्जेलिक से ऑक्जेलेट, यस। सो मेनी टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, ऐसे लिखा रहेगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये तो सॉल्ट है ना स्टूडेंट, इसका नाम रहेगा सोडियम ऑक्जेलेट। पढ़िए तो, सोडियम ऑक्जेलेट। करेक्ट? कैसे इसको बोलते हैं? सोडियम सल्फेट, वैसे ही इसका सोडियम ऑक्जेलेट। लास्ट में क्या आया? 8। देखिए केमिस्ट्री में हम लोग समझ भी लेंगे और चीज़ों को रट भी जाएंगे। क्या बोले?
सॉल्ट वाला में बहुत सिंपल था, जहाँ जिस एसिड के नाम में इक, उसके सॉल्ट में उसका नाम एट, इक एट, करेक्ट। और जिस एसिड के नाम में अस, उसका सॉल्ट के नाम में आइट, ITE, करेक्ट। यहां देखिएगा, हाउ मेनी एसिड ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? 2, राइट। नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑफ द एसिड ग्रुप और खत्म कहां पे करना है? दूसरे एसिड ग्रुप पे, राइट। IUPAC नेम क्या रहेगा? प्रोपेन डायोइक एसिड। इट्स कॉमन नेम इज व्हाट? कॉमन नेम इज मेलोनिक एसिड। रट जाइए आज के बाद। यहाँ पे 1 2 3 4, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन? 4. इट्स IUPAC नेम इज ब्यूटेन डायोइक एसिड, करेक्ट। कॉमन नेम भी बहुत फेमस है, बोलिए, सक्सिनिक एसिड। याद रहेगा? और अगर कॉमन नेम पे इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आते रहेगा। चलिए 1 2 3 4 5, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन? 5. इट्स IUPAC नेम तो जानते ही होंगे, पेंटेन डायोइक एसिड। कॉमन नेम याद रखना है ग्लूटेरिक, बोलिए तो। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। व्हाट है IUPAC नेम? और कॉमन नेम इज एडिपिक एसिड, बहुत फेमस रहेगा। IUPAC नेम हेक्सेन डायोइक एसिड एंड कॉमन नेम एडिपिक एसिड। यहां तक लिख लिया। नाइलन का नाम सुना है? नाइलन का स्ट्रिंग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब लास्ट क्लास पढ़ाते रहूँगा पॉलीमर, आफ्टर 1.5 ईयर या 2 ईयर के बाद लास्ट क्लास 2 ईयर नहीं, मतलब आफ्टर 1.5 ईयर, तो एक मैं पॉलीमर पढ़ाऊँगा जिसका नाम रहेगा नाइलन 66। देखे तो क्या लिखा हूँ? यस, तो नाइलन 66 एक्चुअली, नाइलन 6 क्या होता है? पॉलीमर क्या होता है? मोनोमर को मिलाकर बनाते हैं। एक मिनट मैं बोलूँगा, रुकिए तो सही। तो एक्चुअल में बहुत सारा मोनोमर एक दूसरे से जुड़ जाता है तो बोलते हैं पॉलीमर, राइट। फॉर एग्जाम्पल इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, और बहुत सारा इथीन जुड़ जाता है तो बोलते हैं पॉलीइथीन, राइट। जिसको डे टू डे लाइफ में हम लोग पॉलीथीन बोलते रहते हैं, एग्री। जैसे VC विनाइल क्लोराइड, उसमें P लगा दिया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC पाइप शॉर्टकट में। ओके, तो एक्चुअल में एडिपिक एसिड इज वन ऑफ द, और यहाँ पे 6 स्टैंड फॉर 6 कार्बन। तो एडिपिक एसिड में कितना कार्बन है? उसका एक मोनोमर में 1 2 3, एक मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो 6 है वो 6 स्टैंड फॉर व्हाट? 6 स्टैंड फॉर 6 कार्बन, राइट।
तो नोट करके बस आप अभी इतना ही लिखिए, एडिपिक एसिड इज वन ऑफ द मोनोमर ऑफ नाइलन 6,6। एडिपिक एसिड इज वन ऑफ द मोनोमर ऑफ नाइलन 6,6। याद रहेगा? यस, मैंने एक का बात किया है, दूसरा का भी राइट टाइम नहीं है, बाद में जहाँ पे आएगा वहाँ पे बोलेंगे फिर से, ठीक है? हाँ, ग्लूटेरिक, GLUTARIC, ग्लूटेरिक। ओके, सक्सेनिक, चलिए यहाँ तक तो हो जाएगा ना। तो आप देखिए कॉमन नेम किसका, एक तो जहाँ पे एक एसिड ग्रुप था फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपायोनिक, ब्यूटारिक, वैलेरिक, कैप्रोइक। दूसरा दो एसिड ग्रुप का फॉर्मिक मतलब दो एसिड ग्रुप में एक भी दो एसिड ग्रुप के बीच में एक भी कार्बन नहीं। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक एंड एडिपिक। ये चार ही तो है, याद रहेगा? आपके पास उपाय क्या है, याद तो रखना ही पड़ेगा ना। मैं बस मोटिवेट ही कर सकता हूँ, जैसे मैं रट गया हूँ वैसे ही आप भी रट जाइए, समझ भी लेंगे और रट भी जाएंगे, राइट? चीज़ें बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्ट भाई नहीं भी रहता है तो कभी कभी डेवलप हो जाता है, हो जाता नहीं, करना पड़ता है, राइट? अब नो डाउट आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि काश मैं म्यूजिशियन बन जाता, संगीतकार बन जाता, क्रिकेटर बन जाता, बट जहाँ पे जिस कंट्री में हम लोग हैं वहाँ पे और मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो दो चीज़ बहुत कॉमन रहता है, नहीं? इंजीनियर और डॉक्टर, चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना एक बैकअप रेडी करते हैं और उसके बाद एक बैकअप मिल जाता है, मतलब एक कैरियर का, तो आगे के लिए भी आप सोच सकते हैं। तो वो है, और साइंस लेने का मतलब भी ये होता है, और सही से ऑनेस्टली अगर पढ़िएगा तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, अच्छा खासा करियर का ग्रोथ है। हर एक चीज़ में ग्रोथ है, प्रोवाइडेड कि आपके पास कितना क्वालिटी है। अब मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ और यहाँ पे गुवाहाटी सिटी में ही टीचिंग कर रहे हैं, कंपटीशन कम है। जिस टाइम पे मैं यहाँ पे स्टार्ट किया था 2008, तो वहाँ पे एक या दो कोचिंग उस टाइम था, 5-6 लोग हम लोग IIT के प्रोडक्ट हैं, IIT गुवाहाटी का, जो पूरे गुवाहाटी सिटी में कोचिंग का क्रेज़ डेवलप किया। 5-6 लोग जो, और सब IIT गुवाहाटी के प्रोडक्ट। अब उसके बाद अब आज के डेट में देखिए बहुत सारे कोचिंग क्लासेज है, कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बढ़ते गया। अब उसमें आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना है, तो अपने जो ओरिजिनल वे ऑफ टीचिंग था, जिससे आप नाम कमाए, जिससे आपका लगा कि आपका कंटेंट बहुत बेस्ट है, उसको चेंज नहीं करना है। चीज़ें आते रहेगा जाते रहेगा। आप जैसे पढ़ाते हो वो वे ऑफ टीचिंग, ऐसा नहीं कि कोई आ गया देख कर आप कुछ और करना शुरू कर दिए, तब गायब हो जाइएगा। जो आपका ओरिजिनलिटी है, जो बेस्ट कंटेंट है, चाहे चीज़ें टफ लगे बच्चों को या आसान लगे, आप उसी को मोटिवेट कर पढ़ाइए। ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिशन टफ हो गया तो अब मैं चीज़ों को आसान, बस छोटा छोटा चीज़ पढ़ा कर आगे बढ़ रहा हूँ ताकि बच्चे खुश रहे, माहौल बना रहे। तो उसमें आपको आफ्टर 2 ईयर फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। अभी क्या होता है, कुछ चीज़ें टफ भी रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस में लेकर समझा कर बुझा कर थोड़ा सा मोटिवेट करके, नहीं भाई पढ़िए, तो 2 साल के बाद वो चीज़ें बहुत अच्छा लगेगा। जब आपको कहीं पे बोर्ड का एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, करियर बन जाएगा। समझ रहे हैं बातों को मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे देखते नहीं, मतलब कहीं कहीं एक दिन भी वीक में क्लास होता है किसी किसी सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, भाई वो सही बात नहीं है। एक दिन में तो कहानी हो सकता है, फिजिक्स नहीं हो सकता है।
अब देखिए, जानबूझ के नहीं हो रहा है। अब एक ही 2 क्लास सर का बाकी है, तो जब मैं मैथमेटिकल टूल पढ़ाना स्टार्ट करूँगा ना, तो उसी टाइम पे सर का क्लास लगा देंगे। तो यहाँ देखिएगा, मोदी सर का क्लास परमानेंट क्लास तो है नहीं, बस उनका मैथमेटिकल टूल के लिए ही बताया था, बाकी तो मैं पढ़ाने ही वाला हूँ। यहाँ पे हाउ मेनी एसिड ग्रुप? दे आर 2 एसिड ग्रुप, राइट? तो बोथ एसिड ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन पैरेंट चेन, राइट? और अगर 2 एसिड ग्रुप है तो एक क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करने के लिए सिखाया गया था सर? यस, नंबरिंग का स्टार्ट करने के लिए सिखाया गया था कि सर वन ऑफ द कार्बन से स्टार्ट करना, दूसरे कार्बन पे खत्म करना, राइट? अब इस केस में एक प्रॉब्लम है कि सर अभी तक तो लाइफ आसान था क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ था। इस केस में अभी भी सेम बात कि नंबरिंग वन ऑफ द कार्बन, एसिड के कार्बन से स्टार्ट करना है, दूसरे पे खत्म करना है, बट नंबरिंग इस तरीके से करना है, दैट्स वाई कि यू हैव टू अप्लाई द आरएपीडी ऑन सब्स्टिट्यूएंट, राइट? अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं, इसे 1 मानते हैं, और यहाँ से 1 मान कर तो जाइएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन कितना पे आएगा? 2 पे। और 1 इसे मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन 2, इसे 1 मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन 3। आप किसको मानेंगे? इसको 1 मानेंगे, इसको 1 नहीं मानना है, समझ गए? तो इस टाइप का सिचुएशन में अप्लाई योर कॉमन सेंस, नहीं तो 1 2 3 4 नाम क्या हो जाएगा सर? 2 क्लोरो, बोलिए, ब्यूटेन डायोइक एसिड, करेक्ट एवरीवन? कार्बन के बाद कहाँ? दिस, अच्छा दिस वन क्या रहना चाहिए? लीजिए, यहाँ पे what is the name of this compound? First of all select the parent chain. You have to, first of all you have to select the parent chain. पहले हम लोग RAPD सब्स्टिट्यूएंट पे लगाएंगे, राइट? इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 2 और 3 पे, इस तरफ से करते हैं तो 2 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन, इज इट राइट? तो क्या यहाँ पे RAPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा? नहीं करेगा। तब किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? अल्फाबेटिकल, राइट? तो अल्फाबेटिकली कौन सुपीरियर है? तो ब्रोमीन को हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर? इस तरफ से आते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, इस तरफ से आते तो दिस वन शुड बी सिलेक्टेड, इज इट राइट? तो नाम क्या हो जाएगा? टू ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन डायोइक एसिड, इज इट राइट? ओके,
नोट करके लिखिए। या एक और एग्जाम्पल लिखिए तो। बोलिए, इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट करना, राइट? 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6, किधर जाएं? 1 2 3 4 5 6, एग्री? दिस इज योर पेरेंट चेन। तो नाउ दिस वन बिकम्स सब चेन, इज राइट? तो नाम क्या हो जाएगा? 2 एक मिनट रुकिएगा। हाँ बोलिए बोलिए। 2 4 हेक्सेन डायोइक तो नहीं होगा ना, हेक्सानोइक, एक ही एसिड ग्रुप, राइट? देखिए आप लोग मुझे मिस्टेक मत करवाइए, हेक्सानोइक एसिड, राइट? चलिए मैं 10 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ। आप नहीं, ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ। हेलो एवरीवन, इसका नाम क्या होगा? वन टू थ्री या 1 2 3 4 5? 1, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन नहीं है, 1 2 3 4 5। तो नाउ दिस CH3 बिकम सब्स्टिट्यूएंट, इज राइट? तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं 2 मिथाइल। नाउ ऐसे लिखते पेंटानोइक, अब लिखना पड़ेगा पेंटिनोइक, राइट? तो पेंटिनोइक या 3 पेंटिनोइक? 3 पेंटिनोइक एसिड। इसी को तोड़कर भी लिख सकते हैं, पेंटिनिक इसको तोड़कर क्या लिख सकते हैं? पेंट 3 इनोइक, इज इट राइट? पेंट 3 इनोइक एसिड। चलिए
नाम क्या हो जाएगा? हाँ OH लिखा, OH, ये है OH, ये है OH और ये है OH, राइट। अगर एक मिनट, तो एक्चुअल में यहाँ पे सर ये तो हो गया कि अभी तक हम लोग 2 एसिड ग्रुप तक का काम कर रहे थे, ये नहीं लगे कि मोर देन 2 एसिड ग्रुप हो गया? अगर और 2 एसिड ग्रुप में काम क्या था कि 2 एसिड ग्रुप रहेगा तो वन ऑफ द एसिड ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करना है और दूसरे एसिड ग्रुप के कार्बन पे ख़त्म करना है बातें, नंबरिंग। बट यहाँ पे वन ऑफ द ये तो पता है कि वन ऑफ द एसिड ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करना है, बट कहाँ पे ख़त्म करें? ख़त्म करना है आपको दूसरे एसिड के कार्बन पे, अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो, और उसमें भी लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस। तो इज इट पॉसिबल कि वन ऑफ द एसिड ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करना है तो बाकी रेस्ट 2 एसिड ग्रुप के कार्बन पे ख़त्म तो किसी एक पे होगा, राइट? इसका मतलब है कि सर यहाँ पे 3 एसिड ग्रुप रहेगा तो किसी 2 को ही हम लोग पेरेंट चेन के कार्बन में इंक्लूड कर पाएंगे, नहीं चाहकर भी तीनों को पेरेंट चेन के कार्बन में नहीं काउंट कर पाएंगे, करेक्ट। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4, या तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ ख़त्म करेंगे, यानी तो 1 2 3 4 5, राइट। तो आपको 2 ही एसिड ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड कर पाना है, उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा आपसे, तो चाहकर भी शॉर्टेस्ट चेन बनाइएगा या लॉन्गेस्ट थोड़ा बनाइएगा, लॉन्ग। इसका मतलब 1 यहाँ देखिएगा, तो मुझे लगता है कि इसको उस केस में पेरेंट चेन मानना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आउट ऑफ 3 एसिड ग्रुप 2 एसिड ग्रुप का कार्बन इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, इज इट राइट? इसका पेरेंट चेन का कार्बन में काउंट होगा। पेरेंट चेन कार्बन में काउंट होने का मतलब है कि 1 2 3 4 5, इस 5 कार्बन से 2 कार्बन एसिड ग्रुप का भी रहेगा, करेक्ट। बट क्या यहाँ पे चाहकर भी आप इसको इंक्लूड कर पाएंगे? तो जब पेरेंट चेन के कार्बन में इंक्लूड नहीं होता है फिर उसका नाम सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, उपाय नहीं है, राइट। Those carbon which are not the part of the parent chain carbon, then now that this one becomes any group or atom of group which are not the part of the parent chain atom, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो एसिड का सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है जैसे सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सी, बोलिए तो क्या नाम होगा जो सब्स्टिट्यूएंट आज के बाद? यस, तो नाम क्या लिखेंगे? 3 कार्बोक्सी पेंटेन डायोइक एसिड, रोजा बरुआ 3 कार्बोक्सी पेंटेन, एकदम ध्यान सही से रखना है, कॉन्सेंट्रेट होकर। पेंटानोइक बोले या पेंटेन डायोइक बोले, डिसाइड करके बताइए। एसिड एरो देख के लिखे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम क्या होगा? कार्बोक्सी। नोट करके लिखिए, इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, if acid group directly attach with ring, then if acid group directly attach with ring, then suffix is carboxylic acid, then suffix is carboxylic acid, then suffix is carboxylic acid। यहाँ देखना है एवरीवन, क्या लिखे बताइए तो?
पढ़िए पढ़िए, पढ़ने से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। यस, इफ एसिड, यस डायरेक्ट। अब सबसे पहले आपको समझ में आना पड़ेगा कि डायरेक्टली अटैच का मतलब क्या होता है। देखिए, डायरेक्टली अटैच का मतलब होता है कि एसिड का एक कार्बन, दिस इज द कार्बन ऑफ द एसिड ग्रुप, राइट। ये कार्बन अगर डायरेक्टली रिंग के कार्बन से अटैच रहेगा तब उसको बोलेंगे डायरेक्टली अटैच। यहाँ भी तो रिंग है, बट क्या क्या इज इट दिस इज द केस ऑफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग? दिस इज नॉट द केस ऑफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। इसका कार्बन क्या रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? तो मैंने जो लिखवाया था कि इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड ए सफिक्स, सफिक्स इज यूज्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। वो हम लोग इसके लिए मैं बात किया हूँ, राइट, इसके लिए नहीं बात किया हूँ, करेक्ट ना? क्या बोले? मैं एक मिनट, मैंने सिर्फ अभी, आप लोग बातों को पजल करके सोचते हैं, जो बोलते हैं उसको सोचिए, उसके आगे का और पीछे का मत सोचिए। मैंने अभी टीचर जो सिखाने की कोशिश कर रहा है उस बात को पहले पकड़िए। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, हम लोग खुद एग्जाम्पल लेंगे। आपको लगता है कुछ लिखवाने के बाद बहुत सारा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अभी सिर्फ मैंने ये बोला कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। इसको ये समझ में आया कि इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या सेंटेंस, क्या मीनिंग है? एसिड ग्रुप का कार्बन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, उसके बीच में और कोई दूसरा कार्बन नहीं हो, इज इट राइट? If acid group directly attach with ring, then suffix is used as carboxylic acid. Suffix is used as carboxylic acid. ओके, अब उसके बाद थोड़ा वेट कीजिए, रुकिए। ऐसा तो नहीं कि इसको लिखवा कर मैं भाग गया कि अब एग्जाम्पल नहीं लूँगा। वेट फॉर राइट टाइम का, मुझे कुछ बोलने का मौका दीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको क्या इस एग्जाम्पल को क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग? नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट द केस ऑफ एसिड इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, बट दिस इज द केस ऑफ एसिड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया है वो इसके लिए दिया है या इसके लिए दिया है? किसके लिए दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। यहाँ देखिए, जनरली क्या होता है कि पेरेंट चेन में या तो रिंग के कार्बन को एक साथ लेते हैं और नहीं तो ओपन चेन के कार्बन को एक साथ लेते हैं। कभी भी रिंग का कार्बन और बाहर के कार्बन को एक साथ हम लोग पेरेंट चेन के कार्बन में इंक्लूड नहीं करते हैं इन जनरल। कहने का सेंस ये हुआ कि इफ सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, राइट। अब नंबरिंग करना है तो जनरली अभी तक आपको पढ़ाया गया था कि एसिड ग्रुप प्रेजेंट द नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एसिड ऑफ द कार्बन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, बट यहाँ से स्टार्ट करे क्या करते? तो एसिड ये रिंग का कार्बन का पार्ट है या क्या ये कार्बन रिंग का कार्बन है? बाहर में है। तो दिस इज द रीजन कि इसके लिए एक अलग रूल बनाया गया कि अगर आज के बाद एसिड ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच रहेगा तो इस पूरे पार्ट के लिए हम लोग आज के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे इस पूरे के लिए, सर्किल के लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसके अंदर ही एक कार्बन आ जाएगा। ये बोलने का मतलब एक कार्बन इसके अंदर है, इस नाम के अंदर, करेक्ट। बातों को समझिएगा। अब यहाँ पर ये नहीं रहता तो इसका नाम क्या रहता? साइक्लोहेक्सेन, राइट। बस तो
एक्चुअल में इसको जो नाम है ये अगर नहीं रहता तो इसका जो नाम रहता उसको लिख देना है। एग्री? लिख दिए। और इसके लिए ए नाम लिख दीजिए। इसको बाद में लिखना है क्योंकि इसको सफिक्स माना गया है, राइट। तो इसका पूरा नाम, इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? आज के बाद ये अगर वन एसिड ग्रुप रहेगा तो इंडिकेट नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्यों नहीं इंडिकेट करना है कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है? वेरी गुड। एक रिंग में किसी भी कार्बन पे हम लोग बैठा सकते थे, राइट। चलिए मैं आप ही लोग से पूछता हूँ कि मुझे रिंग पे इस एसिड ग्रुप को बैठाना है, कहाँ बैठाएं? तो कहीं भी बैठा सकते हो, तो इसका पोजीशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड, साइक्लोपेंटेन, राइट। पेंटेन नहीं, साइक्लोपेंटेन, राइट। लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, इज इट राइट? इसका नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, अब इसका नाम क्या होगा? एक मिनट, एक मिनट रुकिए तो सही, मुझे बोलने दीजिए। अपना मिस्टेक तब तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ए है, अब इसको बैठाना है तो सर यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा सकते हैं, पोजीशन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस केस में जब जहाँ पे पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो जिस कार्बन पे एसिड ग्रुप अटैच है उसको 1 मानकर स्टार्ट करना है, ठीक है एवरीवन। और बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं, और ऐसे भी तो जो बोलते हैं तो रिकॉर्ड ही हो जाता है ना। अभी तो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी हो गया है कि जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड है, राइट। खुद मैं नहीं भी चाहूँगा तो बार बार रिकॉर्ड होते रहेगा, रिवर्स होते रहेगा। यहाँ देखिएगा, मैंने क्या बोला कि इस केस में जहाँ पे लगता है कि नंबरिंग करना चाहिए, तो अगर इफ एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग और यहाँ पे लग रहा है कि पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो जिस कार्बन पे एसिड ग्रुप अटैच रहेगा उसी कार्बन को नंबर 1 मानकर स्टार्ट करना है, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एसिड वाले कार्बन को क्यों नहीं मान रहे हैं? तो भाई मैंने अभी बोला कि बाहर का कार्बन और रिंग का कार्बन को एक साथ पैरेंट चेन में नहीं इंक्लूड करते हैं, करेक्ट ना। और मेरा इसे मैं मान रहा हूँ पैरेंट चेन। अभी किसे मान रहा हूँ? पैरेंट चेन, इसे मान रहा हूँ, करेक्ट। यस। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब इधर जाएं या इधर जाएं? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड रहेगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 2 3 4 पे रहेगा, राइट। तो चाहकर भी 4 दें या 2 दें, तो नाम क्या रहेगा? वन नहीं, यहाँ पे एसिड ग्रुप का पोजीशन को बताना नहीं है, वो तो उसको डिफॉल्ट में उसी को तो वहाँ से ही तो 1 माने हैं, रेफरेंस माने हैं। इसलिए एसिड ग्रुप का 1 कार्बोक्सिलिक नहीं बोलना है, वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक, राइट। 2 साइक्लो
हेक्सिन हो गया, 2 साइक्लोहेक्सिन इस सर्कल का नाम हो गया। और लास्ट में तो इसका पोजीशन बताने का रिक्वायरमेंट क्यों नहीं हो कि सर इसी का तो रेफरेंस माने हैं कि यहां से नंबरिंग करना है, राइट। इसका नाम क्या होगा? अब 1 इसे लें और 1 इसे लेकर इधर से घूमें, तो अगर इधर से घूमते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पे, और इधर से घूमते हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का केयर करेंगे या डबल बॉन्ड का पहले केयर करेंगे? वेरी गुड। मतलब इतना तो अदर रूल्स आर अर्लियर में इतना तो समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में रेस रहेगा तो डबल बॉन्ड का ज़्यादा केयर करेंगे। तो किधर जाएं, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक। एंटी क्लॉक कैसे होता है? ऐसे ना। अब बताइए तो नाम क्या जाएगा? 6 मिथाइल। क्या लिखें, 3 साइक्लोहेक्सिन लिखें या साइक्लोहेक्स 3 इन लिखें? ओके, अब आप लोग समझ में आ गया कि सेम ही बात है, एक ही बात है। 3 साइक्लोहेक्सिन और उसका लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे सीएल है। मतलब 1 तो इसे मानेंगे इधर जाए या इधर जाए, तो यहाँ पे आरएफपीडी और सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड किया या अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस? क्योंकि इधर से जाते तब भी मिलता 3 और 5 और इधर से जाते तब भी मिलता 3 और 5। इज इट राइट? तो यहाँ पे कौन आपको बचा के बाहर निकालेगा? अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस, राइट। अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन को क्या देंगे? अगर इस तरफ से जाते हैं तो कार्बन नंबर इसका पोजीशन 3 मिल रहा था, इस तरफ से जाएंगे तो 5 मिल रहा था, तो हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6। व्हाट द नेम? नेम इज 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन ना। और लास्ट में क्या सफिक्स यूज करना है? कार्बोक्सिलिक। अच्छा, बोलने के लिए कुछ भी बोलिए, लिखिएगा सही, बोलने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं तो फिर कुछ इस टाइप का सिचुएशन होगा, सर इधर बोल रहे हैं या इधर बोल रहे हैं। अब मैं इसी में डाउट करता रहूँगा कौन सा करेक्ट है। तो भाई बोथ, ये दोनों सेम है, राइट। आप लोग का तो इंग्लिश अच्छा है। CARBOXYLIC। ये कुछ ऐसा ही है कि चूजन बोले या चोजन बोले? बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए है तो मुझे लगता है बोथ आर करेक्ट। चूजन या चोजन। तो भाई एक क्लास फोनेटिक्स का तो है नहीं कि हम लोग इंग्लिश पे डिबेट करते रहे हैं।
एक क्लास है साइंस का, इसमें लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर, समझ में आना चाहिए। इंग्लिश भी लिखिएगा तक काम चल जाएगा। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम तो इंग्लिश में ही काम चलाते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर, राइट। इंग्लिश में बड़ा झोल है भाई, उसमें बड़ा कन्फ्यूजन है। उसमें अगर पढ़िएगा कि हाँ वो लिटरेचर हो गया ना, क्या बोलेंगे क्या लिखेंगे। अब मैक्सिमम कोशिश हम लोग भी करते हैं कि सीखते रहें और सिखाते रहें, बट कहीं ना कहीं अरे होना भी चाहिए। जैसे मैं बोलूँगा तो मेरा इंग्लिश में भी थोड़ा बिहारी टोन दिखेगा, राइट। और अगर नहीं दिखेगा तो ख़राब बात है, जहाँ से है उसका टोन दिखना चाहिए। इस बात से रिग्रेट बिल्कुल नहीं होना है। अब अमेरिकन रहेगा, उसके टोन में अमेरिकन टोन आना चाहिए, और नहीं आएगा तो उसको ख़राब फील होगा, अपना ओरिजिन से बिलोंग नहीं कर रहा, राइट। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आसाम से आपका टोन में असमी अगर नहीं झलकता है, मतलब ठीक नहीं है, आना चाहिए। हाँ, जहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे बोलना है वहाँ पे रिफाइंड बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे प्रेजेंटेशन देना है, जहाँ पे सही चीज़ को लिखना है, बट उसको ऐसा नहीं कि उसको एकदम बिल्कुल उसी का चादर ओढ़ के रखेंगे कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, जो कि आप ऐसे नहीं हैं। ओके एवरीवन। इसका नाम क्या होगा? नाउ हाउ मेनी एसिड ग्रुप अटैच विथ दिस रिंग? तो अब यहाँ पे इसका पोजीशन बताना पड़ेगा नहीं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 4 5 6, तब क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट। और 1 3 अभी तक लिखते थे कार्बोक्सिलिक, अब लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक, राइट। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इज इट राइट स्टूडेंट? साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आज स्टूडेंट, आज से 2 साल 3 साल हो गया होगा, हाँ मोस्ट लाइक नहीं, उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो गया है। मेरे एक स्टूडेंट शायद मोस्ट लाइकली मिलने आएंगे, तो मैं एक आईडी बना के आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। शी इज़ वेरी फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माइंड। वो MBA में है ना, बरसा जाए, वहाँ का स्टूडेंट है। और अपने टाइम पे अपने ईयर में उस ऑलमोस्ट 97%, मतलब अपने स्कूल के टॉपर हैं 12th बोर्ड में। और एट द सेम ईयर वो नीट कंप्लीट करके NI मेडिकल, एक क्या है, डिब्रूगढ़ मेडिकल ना, डिब्रूगढ़ में मेडिकल कॉलेज है, राइट। यस, तो वहाँ से में पढ़ रहे हैं और शायद अभी इंटर्न भी कर रहे हैं। तो आज मतलब बहुत बढ़िया हुआ ना कि अपने स्कूल का टॉपर है भाई 12th का, 96 या 95 कुछ ऐसे 97% होगा, और साथ में मेडिकल भी क्रैक कर ले सेम ईयर में, राइट। और उनका बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनाएंगे भी। तो अगर आ जाते हैं फिजिक्स क्लास के टाइम पे तब तो वहाँ पे ही, और नहीं तो जो लोग फिजिक्स नहीं कर रहे हैं फिर भी मैं एक आईडी बना के भेज दूँगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस होने के टाइम पे। हाँ एसिड, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। जस्ट देखिए, जो लोग सक्सेस होते हैं उनसे उनके बातें सुनना चाहिए, उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसी क्लासरूम में बैठकर कंप्लीट करके, और सबसे बड़ा बात खास होता है मेरे लिए, अपने स्कूल का टॉपर है, इतना बढ़िया परसेंटेज लाया है। उस टाइम पे पूरे गुवाहाटी का 3rd टॉपर या 4th टॉपर होगा परसेंटेज वाइज में, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उनका भी एक स्टोरी अलग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब अजीब सा है, कहाँ से कहाँ कैसे कमबैक हुआ। वो स्टूडेंट 11th में मेरे पास 3 महीना के बाद आए थे, जैसे अभी होता है ना एडमिशन इज गोइंग ऑन, राइट। तो 3-4 मंथ के बाद आए, कहीं पे और ज्वाइन कर लिए थे, बाद में पता चला कुछ और बात हुआ। उसके बाद उस 4 मंथ में भी अगर मुझे एक बार भी लग गया कि नहीं सी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, ही और सी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, और मुझे थोड़ा एफर्ट लगाने से अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ तक स्पेशली पढ़ा कर पहुँचाया गया, मेकअप करवाया गया। मैं खुद पर्सनली एक स्टूडेंट को पढ़ा दिया,
और कवर करके क्लास में इन करवाया गया, और सिर्फ इस प्रॉमिस के साथ कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको कंप्लीट करना है। जितना सपोर्ट चाहिए मैं करूँगा, बट रिजल्ट ला के दिखाइए। तो देखिए आज के डेट में डॉक्टर हैं, तो अगर आते हैं तो आपको मिलवाता हूँ। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। हाँ, आज मतलब आएंगे तो मैं एक आईडी बना दूंगा 10 मिनट के लिए, अगर आपको टाइम रहेगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी फिजिक्स वाले बच्चे तो रहेंगे ही हैं, फिजिक्स क्लास में उसी टाइम पे आने का चांस है।